क्या आप बिजनेस अकेले करना चाहेंगे या अपने दोस्तों के साथ? क्योंकि एक निर्णय आपके जीवन की तरक्की का रास्ता बदल सकता है। मान लीजिए आपके पास एक आइडिया है टॉफी कैफे बिजनेस का, लेकिन दिक्कत है फाइनेंस की। आपके पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके एक दोस्त के पास फाइनेंस अवेलेबल है, दूसरे के पास मार्केटिंग स्किल्स और तीसरे के पास कुकिंग स्किल्स। क्या किया जाए? क्या बिजनेस आइडिया छोड़ दिया जाए? बिल्कुल सही। क्यों ना हम सब हाथ मिला लें और एक बिजनेस स्टार्ट करें कॉफी कैफे का। दोस्तों, इसे ही कहा जाता है पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप में दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक दिक्कत है। क्या हो अगर एक व्यक्ति ज्यादा पैसे, ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करे और दूसरा ज्यादा मेहनत करे? क्या फिर भी प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या बेसिकली पार्टनरशिप होती हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, किस तरह से प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है और क्या बेसिक केस स्टडीज हैं जिसके जरिए हम समझ पाएंगे कंसेप्ट्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप। सो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन ऑन पार्टनरशिप। जब दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस की स्थापना करते हैं, बिजनेस का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, उनका बेसिक इंटेंशन, बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। लेकिन ये प्रॉफिट मिलेगा कैसे? ऑब्वियसली इस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको ऐड करने होंगे रिसोर्सेस। यानी बिजनेस में आपके पास जितना भी फाइनेंस अवेलेबल है, आपके पास जितने आइडियाज अवेलेबल हैं, क्यों ना हम इन आइडियाज को, क्यों ना हम इन फाइनेंस को कंट्रीब्यूट करें। सो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी पार्टनर्स अपने कैपिटल, अपने फाइनेंस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने स्किल के मुताबिक डिवाइड करते हैं, शेयर करते हैं, और जो बिजनेस में मुनाफा होगा या रिस्क इन्वॉल्व होगा उस रिस्क को हम डिवाइड करेंगे या शेयर करेंगे। सो हर बिजनेस में आप पाएंगे इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। मान लीजिए हमारा एक रेस्टोरेंट बिजनेस है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। इस रेस्टोरेंट में आप पाएंगे बहुत सारे कस्टमर्स होटल में विजिट करते हैं सम और द अदर ओकेजन पर। कुछ अपना बर्थडे मनाने आते हैं, कुछ अपने एनिवर्सरीज एंजॉय करने आते हैं और कुछ इसी तरह होटल में खाना खाने आते हैं। आप पाएंगे कि जब ये कस्टमर्स हमारे यहाँ ऑर्डर देते हैं खाने के लिए, आपको इंग्रेडिएंट्स का अरेंजमेंट पहले से ही करके रखना पड़ेगा। आपको सभी इंग्रेडिएंट्स को स्टॉक करके रखना होगा। किचन में ये सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हमें फूड प्रोसेस करना होगा और फूड प्रोसेस होने के बाद आपको इन कस्टमर्स को ये फूड सर्व करना होगा। यानी लोगों की जरूरतें पूरी करनी होगी। यस, बिजनेस का यही एक इम्पॉर्टेंट एसेंस है, जहां पर आपके बिजनेस में प्रॉफिट तब होगा जब आप कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। जितने भी बिजनेसेस होते हैं, हर बिजनेसेस में कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर वेयरहाउस में तरह तरह के एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होंगे, यानी ये सब खर्चे हमें करने होंगे। किचन में भी हमें अलग अलग तरह के खर्चे इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पर हमें फूड प्रोसेस करना होगा और प्रोसेस करके रेडी अवेलेबल प्रोवाइड करना होगा कस्टमर्स को। और कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए इन किचन में बहुत सारे खर्चे हमें करने होंगे। कस्टमर्स तक जब ये खाना प्रोवाइड होगा तब वहां भी हमें खर्च करने होंगे, जैसे रेस्टोरेंट का रेंट पे करना होगा, मैनेजर की सैलरी पे करनी होगी, गवर्नमेंट टैक्सेस पे करने होंगे, वेटर्स को देना होगा। यानी ये सभी खर्चे हमें बेयर करने होंगे। ये सभी खर्चे बेयर करने के बाद हमारे पास जो मुनाफा बचेगा, वो मुनाफा हमें सोचना होगा कि इसे किस तरह से डिवाइड किया जाए। क्योंकि जितने भी पार्टनर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, इन सभी पार्टनर्स ने अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम डिवाइड कर लिया। कुछ पार्टनर्स ने मार्केट से
इंग्रेडिएंट्स परचेज करने का काम किया है, किसी ने प्रोसेसिंग पर ध्यान दिया है, किसी ने डिलीवरी पर ध्यान दिया है। सो डिपेंडिंग अपॉन एबिलिटी सभी ने अपना काम डिवाइड कर लिया। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर पार्टनर चाहता है कि मुझे पता चले ये इनकम और एक्सपेंसेस के जरिए मुझे प्रॉफिट हो रहा है या वी आर सफरिंग थ्रू लॉसेस। तो प्रश्न ये है कि किस तरह से ये पता लगाया जाए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। हमने FIJC में ऑलरेडी पढ़ा है रिपोर्टिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, जहां पर हमने समझा फाइनल अकाउंट में किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। फाइनल अकाउंट में सबसे पहला अकाउंट हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिसके जरिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पता चलता है। हम आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जहां पर हम जितने भी शॉप रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस हमें देता है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में, और पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट होगा वो हम इनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन में जोड़ देंगे। इस तरह से पार्टनर्स के प्रॉफिट के बारे में हमें पता चलेगा, पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल के बारे में हमें पता चल सकेगा। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। हम समझने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, केस स्टडीज और क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। दोस्तों, जब भी हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, सो पार्टनरशिप में हम बात करते हैं दो या दो से अधिक लोगों की। मार्केट में हम पाएंगे इस तरह के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जहां पर रियली में पार्टनरशिप फॉर्म होती है। पहला डिस्कशन ऑन केस स्टडी हम शुरू कर रहे हैं महिंद्रा स्टील बिजनेसेस में। शुरुआत हुई महिंद्रा एंड मोहम्मद की। हमें पता है स्टील एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें जरूरत पड़ता है कंस्ट्रक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स के लिए और तमाम तरह के काम के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। जब ये शुरुआत हुई तब इस बिजनेस का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। ये शुरुआत की 3 लोगों ने मिलकर, जिनका नाम था जगदीश चंद्र महिंद्रा, कैलाश चंद्र महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद। हेंस बिजनेस का नाम पड़ा महिंद्रा एंड मोहम्मद। लेकिन जब पार्टीशन हुआ 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान फॉर्म हुआ, तब मलिक गुलाम मोहम्मद शिफ्ट हो गए, इमिग्रेट हो गए पाकिस्तान में, जो आगे चलकर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बने। बाद में ये 3rd गवर्नर जनरल भी बने इन 1951 में। अब स्वाभाविक है महिंद्रा एंड मोहम्मद में से मोहम्मद जा चुके हैं पाकिस्तान में और अब रह गए हैं सिर्फ महिंद्रा, यानी 2 भाई जिन्होंने 1948 में इस कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया। इसमें क्रेडिट जाता है कैलाश चंद्र महिंद्रा को, जिन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ वेंचर को कंटिन्यू रखा और महिंद्रा एंड मोहम्मद के बजाय महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम एग्जिस्ट किया। आज ये कंपनी पार्टनरशिप से ऊपर लेवल बढ़कर एक प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। हमारा नेक्स्ट केस स्टडी है हल्दीराम का। अब हल्दीराम जो गंगा भीषण अग्रवाल हैं, जिन्होंने ये हल्दीराम की स्थापना करी, इनका बेसिक पर्पस एक ही था कि बीकानेर में हमारे बिजनेस हो और बिजनेस में जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हों, उन सबको मिल करके एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की शुरुआत की जाए। यहाँ पर इन्होंने फैमिली को ध्यान में रखकर सभी अपने भाइयों को, सभी अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, उनको मिला करके एक फैमिली पार्टनरशिप बिजनेस की स्थापना करी और अलग अलग यूनिट, अलग अलग भाइयों में, अलग अलग रिश्तेदारों में इन्होंने डिवाइड करी। मकसद एक ही था कि जो भी प्रॉफिट मिलेगा, इस प्रॉफिट को हम अपने ही रिश्तेदारों में, अपने ही रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो दोस्तों, पार्टनरशिप मॉडल में हल्दीराम बिजनेस एक फैमिली पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के तौर पर उभरा, जो आज भी काम कर रहा है। मान्यवर, हमें ये भी पता है कि मान्यवर जो कि काफी फेमस सेलिब्रिटीज इसे प्रमोट कर रहे हैं,
जिसमें विराट कोहली जी भी शामिल हैं। इसकी भी स्थापना पार्टनरशिप माइंडसेट से हुई थी, जहां पर रवि मोदी और शिल्पा मोदी जो पति पत्नी हैं, इन्होंने एक रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट फॉर्म करी और इस रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट को स्पॉन्सर करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए रायन होल्डिंग्स एंड केदारा कैपिटल, इन दोनों ने मदद करी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आपने समझा कि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। तो व्हाट बेसिकली इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन। जब हम बात करते हैं एसोसिएशन की, तब हम बात करते हैं लोगों के मिलने की, जहां 2 से अधिक लोग, 2 or more persons come together to carry on a business with a view to share profit or losses of a firm। यानी यहाँ पर 2 से अधिक लोग मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं, अपना एक एसोसिएशन तैयार करते हैं। जब हम बात करते हैं पर्सन्स की, यहाँ पर 2 तरह के पर्सन्स होते हैं, एक नेचुरल पर्सन्स और एक आर्टिफिशियल पर्सन्स। जब हम नेचुरल पर्सन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बात आती है महिंद्रा एंड मोहम्मद की, जहाँ पर लोग नेचुरल पर्सन जिन्होंने जन्म लिया है, जिनकी मृत्यु पॉसिबल है, ऐसे नेचुरल व्यक्ति 2 से अधिक लोग मिलकर बिजनेस की स्थापना करते हैं। या फिर आर्टिफिशियल पर्सन, जहां पर 2 या अधिक कंपनीज या एंटिटीज या फर्म मिलकर बिजनेस इसको सपोर्ट करती हैं, जहां हल्दीराम और मान्यवर शामिल है। सो आर्टिफिशियल पर्सन में 2 से अधिक बिजनेसेस यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और आगे चल करके अपने प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। मकसद एक ही है कि जो भी बिजनेस, यानी हम बात कर रहे हैं लीगल बिजनेस का, इस लीगल बिजनेस को शेयर किया जाए, इस लीगल बिजनेसेस को अच्छे से बखूबी एक्सपैंड किया जाए, प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाए नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि हम अपनी इकोनॉमी, अपनी कंट्री, अपने देश को कंट्रीब्यूशन में, हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें, हम एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करें और हम लोगों की मदद करें। इस नाते हमें जो प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन एग्रीमेंट या फिर डिपेंडिंग अपॉन कैपिटल। ये जिस तरह से चाहे उस तरह से पार्टनर्स इस प्रॉफिट को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने समझा पार्टनरशिप एक एसोसिएशन होती है जहां 2 से अधिक पर्सन्स होते हैं, वो साथ में आते हैं, लीगल बिजनेस कैरी करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन, अपने रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करते हैं, रिस्क को डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी बिजनेस में होगा वो अकॉर्डिंगली अग्रीड रेशियो या फिर कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। सो बेसिकली पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. This definition comes under Section 4 of Indian Partnership Act 1932. हम याद रख सकते हैं 1 से भले 2, 2 से भले 4। तो Section 4 बेसिकली पार्टनरशिप में डील करता है। नाउ पार्टनरशिप तो आपने कर ली, अब पार्टनरशिप करने पर कुछ न कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो होंगे। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पर सभी पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे? कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा? इस टर्म्स एंड कंडीशंस को कहा जाता है दोस्तों पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। अब ये रेवेन्यू स्टैम्प पर रजिस्टर किया जाता है। जनरली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसे मैंडेटरी नहीं मानता कि आप इंडियन पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करें, बट लेकिन ये कहता है कि अगर आप पार्टनरशिप को रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। अब इस पार्टनरशिप डीड में होगा क्या? तो हमने समझा पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक एग्रीमेंट होती है
बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स, यानी 2 और जितने पार्टनर्स हैं ये मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जहां पर इस एग्रीमेंट में वो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं। दोस्तों, पार्टनरशिप डीड में बेसिकली होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि आपके फर्म की नाम क्या होगी, आपके फर्म का एड्रेस क्या होगा, इसमें कितने पार्टनर्स होंगे, कितना उनका कंट्रीब्यूशन होगा, क्या वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, किस तरह से ये प्रॉफिट शेयर होगा, क्या इन्होंने जो अग्री किया है वेदर 50-50, वेदर 30-70, वेदर 40-60, और अगर 3 पार्टनर्स हैं तो क्या ये इक्वली 3 पार्टनर्स में डिवाइड होगा, अगर 5 पार्टनर्स हैं तो क्या ये इक्वली 5 पार्टनर्स में डिवाइड होगा, अगर 4 पार्टनर्स हैं तो क्या ये 40, 30, 20, 10% में डिवाइड होगा। जिस तरह का अग्रीमेंट होगा उस तरह से ये प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा। और भी इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस यानी प्रोविजंस होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, या अगर पार्टनर ने लोन दिया है या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो किस तरह से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिया जाता है। दोस्तों, पार्टनरशिप डीड एक काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट तय करता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी ड्यूटीज, आपके प्रॉफिट शेयरिंग। हेंस ये पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बन जाता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है भविष्य में, सो इस पार्टनरशिप डीड के जरिए उस डिस्प्यूट को हम आसानी से रिजॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रोविजंस। मान लीजिए कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, ठीक है, तो यानी आपने पार्टनरशिप डीड बिना साइन किए आप ये पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपने इंक्लूड नहीं किए, जिसके बारे में पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं कह रहा। तो लॉ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है जो भी प्रोविजंस आप चाहें आप अपने पार्टनरशिप डीड में इसे जोड़ दें। और अगर आप पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस साइलेंट रखते हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस ऑटोमेटिकली लागू हो जाएंगे। क्या हम न्यू पार्टनर एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में? एक भी पार्टनर डिसएग्री होता है तो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म, यानी यहाँ पर सभी पार्टनर्स का कंसेंट लेना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही न्यू पार्टनर ऐड होगा सभी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएंगे, और जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है कुछ पार्टनर्स हो सकता है ना बोल दें नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए। सो याद रहे, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर तो आपको वो फॉलो करना है। अगर ये प्रोविजन आपने अपने पार्टनरशिप डीड में नहीं डाली, सो हेंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है आप नए पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या हम पार्टनर्स को सैलरी दे सकते हैं? क्या एज अ पार्टनरशिप फर्म कमीशन पार्टनर्स को देने के लिए बाध्य है, कंपल्सरी है, अलाउड है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। द रीजन इज दैट पार्टनर्स ऑलरेडी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो आपको ये सैलरी, ये कमीशन एक्स्ट्रा लेने की क्या आवश्यकता है? आप ऑलरेडी जब प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो आपको सैलरी या कमीशन नहीं लेना चाहिए, ये कानून कहता है। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए या कमीशन मिलना चाहिए तो आप पार्टनरशिप डीड फॉलो कर सकते हैं। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स को प्रोवाइड करेगा? क्या ये फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बाध्य है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। द रीजन, पार्टनर्स ने ऑलरेडी ये बिजनेस स्टार्ट किया है अपने आप को प्रॉफिट देने के लिए, अपने आप के लिए। तो जब प्रॉफिट आप खुद अपने
इस बिजनेस से कमाकर अपने लिए लेकर जाने वाले हैं, तो आप इस कैपिटल पर आप इंटरेस्ट कैसे चार्ज कर सकते हैं? Hence, interest on capital basically it is not allowed. हाँ, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग सकते हैं। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर सकते हैं पार्टनर से? क्या फर्म पार्टनर से ड्रॉइंग्स पर जो अमाउंट पार्टनर विड्रॉ करते हैं, क्या इस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है? आंसर इज नो। द सिंपल रीजन, कानून कहता है, लॉ कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट कमाया ये पार्टनर्स के लिए कमाया। तो यानी ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स को बिलोंग करता है, तो पार्टनर्स जब चाहें अपना ये प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं। हम इसे ही तो ड्रॉइंग्स कहेंगे। तो अपने प्रॉफिट पर जब बिजनेस से पार्टनर ये पैसा निकालता है, बिजनेस किस तरह से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, राइट? इसीलिए लॉ कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बेसिकली अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनली चाहें तो पार्टनरशिप डीड में इसे लिख सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग का, कि प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसी पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट ज्यादा किया है, किसी ने मेहनत ज्यादा करी है, राइट? तो प्रॉफिट किस तरह से डिवाइड होगा? एनीहाउ, आप चाहें तो अग्रीड रेशियो यानी जिस रेशियो में जो आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं। बल्कि कानून कहता है आप प्रॉफिट डिवाइड करेंगे इक्वली, यानी आपका कैसा भी कंट्रीब्यूशन हो, आपका कितने भी रिसोर्सेज इन्वॉल्व हो, आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो इक्वली डिवाइड करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन साइलेंट है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लीजिए पार्टनर्स ने बिजनेस को पैसे दिए हैं और बिजनेस ने लोन लिया है पार्टनर से, तो इस केस में क्या बिजनेस पार्टनर्स को इंटरेस्ट चुकाएगा? लॉ कहता है कि जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हम बेसिकली एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी ले रहे हैं, हम उसके पैसा हम फाइनेंस यूज कर रहे हैं। तो जब आप किसी का फाइनेंस यूज कर रहे हैं, पैसा यूज कर रहे हैं, तो आप बाध्य है इंटरेस्ट पे करने के लिए। सो इस केस में जब फर्म पार्टनर से लोन लेता है, बिजनेस को इंटरेस्ट चुकाना होगा, बिजनेस को पैसे चुकाने होंगे, क्योंकि यही लोन फ्रॉम पार्टनर बन जाएगी लायबिलिटी, और हर लायबिलिटी पर बिजनेस को पे करना होता है इंटरेस्ट। इस लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस होगा, इसीलिए बिजनेस को पे करना होगा। अच्छा ठीक है, सो आपने पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6% पर एनम का। और अगर इसी संदर्भ में अगर पार्टनर्स लोन लेते हैं बिजनेस से, यानी बिजनेस ने पार्टनर्स को लोन दिया है, तो याद रहे ये पैसा तो पार्टनर्स का ही है ना? बिजनेस ने ये पैसा पार्टनर्स को दिया है, सो बिजनेस के लिए ये पैसा असेट हो गया। लेकिन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर लोन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यानी यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही बिजनेस के लिए ये इनकम होगी, लेकिन कानून कहता है कि ये पैसा तो पार्टनर्स का ही है, और पार्टनर्स जब अपना पैसा बिजनेस से ले जाते हैं तो उस पर आप इंटरेस्ट कैसे चार्ज कर सकते हो? हेंस फर्म कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स। सो पार्टनर्स लोन यहाँ पर मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स विल बी 0%। तो हमने 7 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस किए रिगार्डिंग अबाउट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हमने समझा कि कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में ऐड नहीं हो सकता। हमने ये समझा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो अलाउड नहीं है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर।
हमने समझा प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फर्म टू पार्टनर्स, अगर फर्म ने लोन लिया है तो इस केस में फर्म को इंटरेस्ट चुकाना है एट द रेट 6% पर एनम। लेकिन याद रहे ये प्रॉफिट, ये जो इंटरेस्ट चुकाएंगे ये 6% पर एनम पर ही चुकाएंगे। और अगर फर्म से पार्टनर्स ने लोन लिया है तो बिजनेस चार्ज नहीं कर सकता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी या कमीशन, ये अगर प्रॉफिट होता है तो ही बिजनेस पे करेगा, यानी बिजनेस ये सभी एक्सपेंसेस बेयर करेगा अगर प्रॉफिट हुआ है तो। अगर प्रॉफिट नहीं है सो हेंस फर्म इसे पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करेगा। Let's delve deeper into fostering the concepts. दोस्तों, let us understand with the help of case study. मान लेते हैं अमन, भरत और चिराग, इन तीनों ने मिलकर अभिनव चैरिटेबल हॉस्पिटल की स्थापना करी है। प्रश्न ये है, क्या ये पार्टनर्स कहलाएंगे? सोचिए, इन्होंने चैरिटेबल हॉस्पिटल की स्थापना करी है। याद रखें, चैरिटेबल हॉस्पिटल ये एक वेलफेयर मोटिव क्रिएट करता है, इसमें प्रॉफिट मोटिव तो है ही नहीं। तो जब प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है, और जब ये बिजनेस ही नहीं है तो ये लोग पार्टनर्स भी नहीं है। मान लेते हैं अतुल और रमन एक फ्रेंड हैं और इन्होंने मिलकर 40 लाख रुपए में घर खरीदा, घर को रेनोवेट किया, काफी अच्छे से तैयार कर लिया, और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद इन्होंने इसे बेच दिया 50 लाख रुपीस में। ऑब्वियसली इस ट्रांजैक्शन में 10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। ये 10 लाख रुपए इक्वली डिवाइड किए। प्रश्न ये है कि क्या अतुल और रमन पार्टनर्स कहलाएंगे? सोचिए। तो इसका आंसर है, सिंस ये बिजनेस एक्टिविटी फ्रेंडशिप के तौर पर इन्होंने करी है, जहां पर इन्होंने मिलकर घर तो खरीदा, लेकिन ये एक्टिविटी ये हर बार ये नहीं करते, ये बार बार यही एक्टिविटी को रिपीट नहीं करते, इसीलिए ये फ्रेंडशिप तो है लेकिन पार्टनरशिप नहीं है। अगर ये पार्टनरशिप नहीं है तो ऑब्वियसली ये पार्टनर्स भी नहीं है। सूरज, माधव और रवि, ये तीन ऐसे पार्टनर्स हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा SMR, सूरज, माधव और रवि। ठीक है। कुछ समय बाद रवि ने 50,000 रुपए बिजनेस से विड्रॉ किए, बाकी किसी को इन्फॉर्म किए बगैर, यानी माधव और सूरज को बताए बगैर रवि ने 50,000 रुपए बिजनेस से विड्रॉ कर लिए। ग्रेट। अब उसने ये 50,000 रुपए पर्सनली इन्वेस्ट कर 30,000 रुपए प्रॉफिट कमाए। प्रश्न ये है कि ये प्रॉफिट कौन बेयर करेगा, यानी ये प्रॉफिट किसे मिलेगा? क्या ये प्रॉफिट रवि को मिलेगा, सूरज और माधव को मिलेगा, या किसी को नहीं मिलेगा, या फिर सभी को मिलेगा? याद रखें, यहां पर 50,000 प्रॉफिट, जो भी 50,000 जो पैसे विड्रॉ किए ये अब भी बिजनेस के थे, और जो 30,000 प्रॉफिट जो कमाया ये बिजनेस ने ही कमाया, इसीलिए ये 30,000 प्रॉफिट सभी में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एनी हाउ, यहाँ पर ये डिपेंड करता है जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डिवाइड होगा। सिंस यहाँ पर बात आती है म्यूचुअल एजेंसी की, यहाँ पर रवि को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि मैं 50,000 रुपए विड्रॉ कर रहा हूँ पर्सनली, तब वो जो प्रॉफिट कमाता वो पर्सनली रख सकता था। लेकिन सिंस यहाँ पर रवि ने म्यूचुअल एजेंसी फॉलो नहीं करी, यहाँ पर उसने 50,000 जो विड्रॉ किए प्रॉफिट कमाए,
लेकिन ये प्रॉफिट उसको पर्सनली नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट है। सूरज, माधव, रवि पार्टनर्स हैं। यहाँ पर रवि ने 50,000 रुपए विड्रॉ किए विदाउट इन्फॉर्मिंग अदर, सेम केस, लेकिन यहाँ पर लॉस हुआ 20,000 का। अब प्रश्न ये है कि लॉस कौन बेयर करेगा? सोचिए, प्रॉफिट तो तीनों ने बेयर कर लिया और लॉस, यस, लॉस यहां पर बेयर करेगा सिर्फ रवि, क्योंकि यहां पर रवि ने बाकी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। अगर इन्फॉर्म करता तो ये लॉस तीनों बेयर करते, लेकिन सिंस उसने म्यूचुअल एजेंसी फॉलो नहीं करी, यहां पर उसे लॉस खुद अकेले बेयर करना पड़ेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। सूरज, माधव, रवि पार्टनर्स हैं एसएमआर एंटरप्राइज के। रवि ने 30,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। हमें पता है पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग्स। 30,000 रुपए तो विड्रॉ हो गए। अब इसने ये इन्वेस्ट किया और 10,000 रुपए प्रॉफिट कमाए। अब ये प्रॉफिट किसे बिलोंग करता है? ऑब्वियसली रवि ने 30,000 पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर चुका है, यानी अब इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी 30,000 की रवि पर ही है। तो इस 30,000 में वो प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, जो भी कमाए, इट बिलोंग्स टू रवि। तो हमने समझा म्यूचुअल एजेंसी में सभी पार्टनर्स एक दूसरे के लिए प्रॉफिट या लॉस बेयर करने के लिए बाध्य हैं, और जब पार्टनर्स एक दूसरे के लिए लाइबल होते हैं, वही तो कहलाता है असेंस ऑफ बिजनेस। सो असेंस ऑफ बिजनेस यानी असेंस ऑफ पार्टनरशिप में 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं बिजनेस के। पहला, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस हो उसमें प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। रेगुलरिटी इन बिजनेस, जहां पर एवरी टाइम बिजनेस एक्टिविटी परचेज करना, सेल करना, परचेज करना, सेल करना शामिल है। और तीसरा है म्यूचुअल एजेंसी, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कलेक्टिवली डिवाइड की जाती है, रिस्क को कलेक्टिवली शेयर किया जाता है। और अगर ये तीनों चीजें एब्सेंट हैं या कोई एक चीज एब्सेंट है, वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। सो आज हमने समझा दोस्तों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की अकाउंटेंसी की टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 12th की पहला चैप्टर। यहाँ पर हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप समझा और केस स्टडीज के माध्यम से हमने डिफरेंट सिचुएशंस को एनालाइज किया, और एनालाइज करके हमने पाया कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्यों मनाई जाती है, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं पार्टनरशिप के, क्या बेनिफिट होता है पार्टनरशिप डीड फॉलो करने का, और लास्टली केस स्टडीज के माध्यम से हमने कानून को समझने की कोशिश करी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस को समझने की कोशिश करी कि पार्टनरशिप एक्ट किस तरह से फंक्शन करती है। दोस्तों, अपने नोट्स जरूर लिखें, अपना एक माइंड मैप तैयार करें, ऐसे ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग मेंटरिंग विजन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।